स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज का शीर्षक है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। प्रहलाद अग्रवाल जी की रचना है तीसरी कसम के शिल्पकार। अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम लेखक प्रहलाद अग्रवाल के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके द्वारा भेजे गए सारे कमेंट्स को मैं ध्यान से पढ़ती हूँ और कमेंट्स में जो भी समस्याएं आप मुझे लिख करके भेजते हैं या जो भी बातें आप मुझे लिख करके भेजते हैं, मैं उसे ध्यान से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को हम सब मिल करके जल्द से जल्द इसका समाधान करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक प्रहलाद अग्रवाल के बारे में। लेखक परिचय। प्रहलाद अग्रवाल का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में 20 मई 1947 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? तो 20 मई 1947। 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। हिंदी विषय में उन्होंने MA तक की शिक्षा प्राप्त की। आरंभ से ही उन्हें फिल्म और फिल्मों से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानने की उत्कंठा रही है। जैसे हम सब फिल्में देखते हैं तो फिल्मों के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा या इच्छा होती है, उसी प्रकार लेखक को भी बचपन से ही थी। बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को अपने विशिष्ट अध्ययन एवं लेखन का केंद्र बिंदु बनाया। राज कपूर निर्मित फिल्म आवारा से बेहद प्रभावित प्रहलाद अग्रवाल स्वयं को आवारा मिजाज कहते थे। आवारा मिजाज कहने का अर्थ है यहाँ पर मस्त मौला इंसान, जो अपनी मस्ती में ही खोया रहता है। प्रहलाद अग्रवाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि वे यायावर प्रकृति के थे। यायावर कहने का अर्थ है मस्त मौला, मनमौजी, यानी ये इस प्रकृति के इंसान थे। जीविका उपार्जन के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, यानी जीवन शैली को चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य को किया। बाद में सतना में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधान अध्यापक रहे, यानी सतना में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रिंसिपल रहे और 35 वर्षों तक अध्यापन के बाद वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो चलिए हमारे जो लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल जी, उनकी रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं। अब देखिए उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं 7वां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चीर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे मांझी, बिमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा। अब यहाँ देखिए प्रहलाद अग्रवाल जी को फिल्म और फिल्मों से जुड़ी हुई सारी बातें बहुत ही पसंद आती थी और आरंभ से ही वह इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए थे। और उनकी कृतियों को ध्यान से देखिए तो उनकी कृतियाँ भी फिल्मों से ही जुड़ी हुई है। अब यहाँ देखिए सुपरस्टार, राज कपूर के बारे में उन्होंने कहा है। राज कपूर उस समय के बहुत ही फेमस एक्टर थे। इनके बारे में इन्होंने लिखा है आधी हकीकत आधा फसाना। कवि शैलेंद्र, जिनके द्वारा निर्मित हमारी आज की कहानी है तीसरी कसम, उसके शिल्पकार कौन है? तो कवि शैलेंद्र हैं। उनके बारे में हमारे लेखक कहते हैं जिंदगी की जीत में ये यकीन रखते थे। प्यासा, चीर अतृप्त गुरुदत्त। गुरुदत्त कौन थे? तो उस समय के अभिनेता थे, यानी एक्टर थे। उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला। सुभाष घई जो थे वो फिल्म निर्माता थे। तो यहाँ हम सब ने देखा कि हमारे लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा जो भी लेखन कार्य किया गया है वह सारे लेखन कार्य फिल्म और फिल्मकारों से जुड़ा हुआ है। तो आगे अब हम देखेंगे कवि शैलेंद्र द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम। तीसरी कसम के बारे में हमारे लेखक ने क्या कहा है वह जानेंगे। अब यहाँ देखिए तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। यहाँ पे तीसरी कसम के शिल्पकार कौन है? शैलेंद्र, यानी कवि शैलेंद्र द्वारा निर्मित फिल्म है तीसरी कसम। तीसरी
कसम फिल्म का निर्माण किया था या निर्माता कह सकते हैं, वह है कवि शैलेंद्र। शिल्पकार का अर्थ होता है अपने द्वारा रचा गया अच्छा और प्रभावशाली कृति। तो यहाँ ये तीसरी कसम है वह कवि शैलेंद्र के द्वारा रचित एक कविता है जिस पर इन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया था। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, संगम फिल्म में अभिनेता थे राज कपूर और राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री थी वैजंती माला। संगम में इन तीनों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि संगम फिल्म की जो सफलता थी, अद्भुत सफलता यानी आश्चर्यजनक सफलता हुई थी। और इसकी सफलता के बाद जो हमारे अभिनेता थे राज कपूर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि राज कपूर जो थे वह करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर के दादा थे। तो जो अभिनेता थे राज कपूर वह आत्मविश्वास से भर उठे, यानी उनके अंदर आत्मविश्वास आया और उन्होंने एक साथ ही 4 फिल्मों की घोषणा कर दी, यानी एक साथ ही वह 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी, जिसमें मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम, यह 4 फिल्में थी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा नाम जोकर मूवी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ कब, 1965 में। तब राज कपूर ने देखा कि एक ही भाग के निर्माण कार्य में 6 वर्षों का समय लग गया। तो चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें सन 1986 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलॉइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेलुलॉइड पर लिखी गई कविता थी। अब यहाँ देखिए, मेरा नाम जोकर, उसके एक भाग को पूरा करने में राज कपूर को 6 वर्षों का समय लग गया था। और इन्हीं 6 वर्षों के अंतराल शब्द का अर्थ होता है बाद, यानी 6 वर्षों के बाद राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में, यानी राज कपूर ने कई फिल्मों में अभिनय किया था और कई फिल्में उस समय प्रदर्शित हुई यानी प्रकाशित हुई थी, जिसमें से एक फिल्म का जिक्र किया गया है जो 1966 में प्रकाशित हुई थी और वह फिल्म जो थी वह कवि शैलेंद्र के द्वारा निर्मित थी। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। तीसरी कसम का प्रकाशन 1966 में हुआ था, जिसमें अभिनेता राज कपूर ने सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की थी, यानी सबसे अच्छी भूमिका निभाई थी। और साथ ही तीसरी कसम में अभिनेत्री वहीदा रहमान थी, जिन्होंने भी इस फिल्म में उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। तो तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान ने भूमिका अदा की थी। अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या लिखा है। अब कहा जा रहा है कि जो तीसरी कसम थी, तीसरी कसम जो फिल्म बनी थी वह हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति थी। मार्मिक कृति यानी कि मन को छू लेने वाली कृति थी। और यह कृति जो थी वह इसे क्या कहा गया था, तो यह सेलुलॉइड पर लिखी एक कविता कही गई थी। सेलुलॉइड का अर्थ यहाँ पे होता है कैमरे के रील में उतारे गए चित्रों पर बनाई गई फिल्म थी तीसरी कसम। और फिल्म के निर्माता थे शिल्पकार शैलेंद्र, या कह सकते हैं कवि शैलेंद्र। चलिए आगे और जानते हैं तीसरी कसम के बारे में। तो यहाँ देखिए, तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई।
इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। अब यहाँ लेखक कवि शैलेंद्र के बारे में बता रहे हैं। तीसरी कसम जो शैलेंद्र द्वारा निर्मित फिल्म थी, यह कवि शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म थी। तीसरी कसम के बाद कवि शैलेंद्र का निधन हो गया था। तीसरी कसम को उस समय बहुत ही उत्कृष्ट सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक सम्मिलित था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार था। साथ ही मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी तीसरी कसम को क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था और इसकी तारीफें बढ़ा चढ़ाकर की गई थी। तो यहाँ लेखक कवि शैलेंद्र के बारे में कह रहे हैं कि कवि शैलेंद्र जो थे वह बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, यानी भावनाओं से भरे हुए, और उन्होंने पूरी मेहनत की थी इस फिल्म को बनाने में। लेखक यहाँ यह भी बता रहे हैं कि यह फिल्म जो तीसरी कसम थी, वह एक ऐसा व्यक्ति ही बना सकता था जो एक सच्चा हृदय व्यक्ति हो, यानी जो व्यक्ति दिल का सच्चा और अच्छा हो। आगे देखते हैं तीसरी कसम के बारे में और क्या क्या है। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व भी बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। अब यहाँ देखिए तीसरी कसम से जुड़ी हुई मुख्य बातें यहाँ पे हैं कि तीसरी कसम के निर्माता शैलेंद्र जो थे वह जुड़े हुए तो थे फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन वह एक अयोग्य निर्माता थे, यानी कि वह इस काम करने के योग्य नहीं थे, वह फिल्म निर्माता बनने के योग्य नहीं थे। फिर भी उन्होंने तीसरी कसम का निर्माण किया, यानी निर्माता बने। शैलेंद्र के बहुत ही अच्छे मित्र थे राज कपूर, जिन्होंने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राज कपूर ने शैलेंद्र को पहले ही आगाह कर दिया था कि इस तरह का फिल्म जो है, इस तरह का कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो फिल्म भारत की देहाती दुनिया और वहाँ के लोगों की सादगी से जुड़ी हुई है, वह फिल्म बहुत ही कम चलती है। यानी पहले ही उन्होंने इसकी असफलता के बारे में लेखक को यानी निर्माता को आगाह कर दिया था। लेकिन हमारे निर्माता शैलेंद्र जो थे वह एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, यानी अपने बातों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण धन या संपत्ति के लालसा में नहीं की थी, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए किया था, क्योंकि यह फिल्म जो थी वह भावुकता से, मार्मिकता से भरी हुई थी। बहुत सारी बातें थी इस फिल्म के अंदर जो वह समाज में दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया। लेकिन यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि तीसरी कसम जो थी वह बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इसमें महान नायकों ने काम किया था, जिसमें राज कपूर जैसे महान नायक, वहीदा रहमान जैसी नायिका ने काम की थी, और शंकर जयकिशन का संगीत था जो उस समय बहुत ही क्या था, बेहद ही लोकप्रिय था लोगों के बीच में। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी बमुश्किल वितरक ही मिले। बमुश्किल कहने का अर्थ है यहाँ पर बहुत ही कठिनाई से प्रकाशित यानी प्रसारित करने वाले लोग मिले, यानी इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद भी बहुत ही मुश्किल से इस फिल्म को प्रकाशित करने के लिए लोग मिले। आगे देखते हैं और क्या हुआ। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2-4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ।
फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही न पड़ा। अब यहाँ देखिए, तीसरी कसम रिलीज हुआ, यानी सिनेमा हॉलों में आई, लेकिन यह फेमस नहीं हुई। क्यों नहीं फेमस हुई? क्योंकि यह फिल्म जो थी, एक तो बहुत ही कठिनाई से बहुत कम लोगों ने ही इसे प्रकाशित किया था, और ना तो इसका प्रचार हुआ ना ही कोई प्रसार हुआ, यानी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला। कब यह सिनेमा हॉल में आई और कब चली गई किसी को मालूम ही नहीं हुआ। और यह फिल्म जो है वह क्या हुई थी, बहुत ही असफल हुई थी उस समय पे, क्योंकि इस फिल्म की मार्मिकता को समझना उस समय के फिल्मकारों के लिए बहुत ही कठिन था। आगे लेखक कहते हैं, ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आत्मीयता नहीं खो सके। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाओं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। अब यहाँ देखिए, तीसरी कसम के निर्माता शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वह फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों को बहुत ही अच्छे से जानते थे। इसके बाद भी वह फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी अपनी आत्मीयता नहीं खोई, यानी उन्होंने अपनी इंसानियत को नहीं खोया। और जब श्री 420 रिलीज हुआ था तो श्री 420 में अभिनय किसने किया था? राज कपूर अभिनेता थे और नरगिस दत्त उस फिल्म की अभिनेत्री थे। जब यह फिल्म रिलीज हुआ तो इसका सबसे फेमस सॉन्ग जो था उस समय, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और इसी गाने की एक अंतरा थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। अब यहाँ जो शब्द था दसों दिशाओं, संगीतकार जयकिशन चाहते थे कि दसों दिशाओं को यहाँ से हटा करके जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको समझ नहीं आएगा, इसीलिए 4 दिशाएं लगा दिया जाए या रख दिया जाए। लेकिन इसके लिए हमारे लेखक शैलेंद्र बिल्कुल नहीं माने, उन्होंने इसे बिल्कुल ही परिवर्तित नहीं करने दिया। उनका दृढ़ मंतव्य था, यानी उनकी यह इच्छा थी कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को क्या नहीं करना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए, आगे लेखक बता रहे हैं, कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रणय थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। लेखक शैलेंद्र के बारे में कह रहे हैं कि कभी शैलेंद्र का यह मानना था कि कलाकार, यानी जो कला दिखाता है, कलाकार का यह कर्तव्य होता है कि वो उपभोक्ताओं की रुचियों का क्या रखे, ध्यान रखे, यानी उपभोक्ताओं के पसंद का और नापसंद का ध्यान रखे। और यह यकीन जो था शैलेंद्र का, वह गलत नहीं था, उनका यह यकीन सही था। शैलेंद्र एक अच्छे कवि के साथ साथ एक अच्छे गीतकार भी थे, और उनके बहुत सारे गीत उस समय बेहद लोकप्रिय हुए थे। कवि शैलेंद्र ने कभी भी झूठे रंग ढंग या अभिजात्य को नहीं अपनाया था, यानी दिखावे को कभी भी उन्होंने नहीं अपनाया था। उनके गीत जो थे, उनके गीत भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे, ना कि कठिन थे। अब उनका एक गीत था जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, और ये गीत जो था वह श्री 420 मूवी का था। तो यह गीत था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
और लेखक कहते हैं कि इस तरह का गीत जो है वह सिर्फ एक सच्चा कवि, एक सच्चा हृदय कवि शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं लेखक कवि शैलेंद्र के बारे में और आगे क्या क्या बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी न हो सका। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कवि शैलेंद्र के जो गीत थे वह नदी की तरह शांत, यानी नदी की जो शांत प्रवाह है उसकी तरह शांत था, परंतु उसका जो अर्थ था वह समुद्र की गहराई की तरह गहरा। और इसी विशेषता को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया था। किसने? तो कवि शैलेंद्र ने। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो तीसरी कसम फिल्म का निर्माण कवि शैलेंद्र ने किया था वह उन फिल्मों में से थी जिन फिल्मों में साहित्य रचना को 100% यानी साहित्य में जो बातें लिखी गई थी हूबहू उसी तरह से फिल्म में क्या किया गया था, फिल्म में प्रदर्शित किया गया था। और इसके जो स्टार थे यानी इस मूवी में जो अभिनय किया था अभिनेता राज कपूर ने, उसमें अभिनेता राज कपूर ने अभिनय किया था हीरामन के रोल में। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि राज कपूर ने हीरामन की भूमिका निभाई थी तीसरी कसम में, और राज कपूर ने इतनी बखूबी से यह भूमिका निभाई थी कि राज कपूर हीरामन ही लगने लगे थे। आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो आगे देखिए, और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकर बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती हैं ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आँखों से बोलती हैं। यहाँ बात हो रही है किसकी? तो फिल्म तीसरी कसम की, जिसमें हीरामन का अभिनय किया था राज कपूर ने और हीराबाई का अभिनय किया था उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान जी ने। छींट की सस्ती साड़ी पहनकर जब वहीदा रहमान ने हीराबाई का किरदार यानी कि रोल प्ले किया तो लोग वहीदा रहमान की प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को भूल गए। फिल्म में जब कजरी नदी के किनारे घुटने को मोड़कर, यानी यहाँ लिखा हुआ है उकर कर बैठा, यानी कि घुटने को मोड़कर पैर के तलवों के सहारे जब हीरामन यानी राज कपूर बैठे और गीत गाते हुए हीराबाई यानी कि वहीदा रहमान से पूछते हैं कि मन समझती हैं मन क्या होता है, तब हीराबाई अपने जुबान से कुछ भी नहीं बोलती और आँखों ही आँखों में वह सब कुछ बोल देती है। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया भर के शब्द उस भाषा को प्रकट नहीं कर सकता जो हीराबाई ने अपनी आँखों से कहा था। आगे देखते हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गारीवान, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीरामन को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गारीवान, अभावों की ज़िंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब हीरामन ने वहीदा रहमान से पूछा था कि मन समझती हैं, और वहीदा रहमान ने आँखों ही आँखों में बहुत सारी बातें बोल दी थी, तो यहाँ लेखक वही कह रहे हैं कि दुनिया भर के शब्द जो हैं उस भाषा को प्रकट नहीं कर सकते जो हीराबाई ने अपनी आँखों से कह दिया था। और इन सभी बारीकियों से सजाई गई थी फिल्म तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमता गाता गाड़ीवान, गाड़ीवान कौन था? हीरामन था गाड़ीवान, और वह गाने गुनगुना रहा था, चलत मुसाफिर मोह लिया रे
पिंजरे वाली मुनिया। यहाँ देखिए टप्पर गाड़ी, टप्पर गाड़ी का अर्थ होता है अर्ध गोलाकार छप्पर वाली गाड़ी। ठीक है, अब इस गाड़ी को जाते देख छोटे छोटे गांव के जो बच्चे थे वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते वह गाना गुनगुनाने लगे, क्योंकि हीराबाई जो थी वह उस गाड़ी में बैठी हुई थी। तो बच्चों ने गाना गाया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। और यहाँ लेखक कह रहे हैं कि एक नौटंकी यानी कि नाटक में काम करने वाली बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। इसी तरह बहुत सी बारीकियों वाली फिल्म है तीसरी कसम। आगे है, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्वों का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रास्त स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। हमारे लेखक यहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि उनमें लोगों के जीवन से संबंधित चीज़ें नहीं होती हैं। वे वास्तविक ज़िंदगी से बहुत ही दूर होते हैं, यानी जो चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती है उसमें वास्तविकता ना के बराबर होती है। लेकिन लोग जो चीज़ देखते हैं वह उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वहीं कह रहे हैं कि अगर फिल्मों में कहीं दुखद स्थिति, त्रासद स्थितियाँ, कहने का अर्थ है यहाँ पर दुखद स्थितियों का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, दुख को अधिक विभत्स रूप से प्रस्तुत किया जाता है, विभत्स शब्द का अर्थ है भयानक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह लोगों को भावात्मक रूप से क्या कर सके, कमज़ोर कर सके। और जो हमारी फिल्म थी तीसरी कसम, इसमें खास बात यही था कि दुख को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया गया था। उसमें दुख को जीवन की सही परिस्थितियों की ही भांति प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, आगे और क्या है। आगे देखिए, मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कभी कहा। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता था। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत अद्वितीय बन गया। अब हमारे जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, वह कहते हैं कि मैं शिल्पकार शैलेंद्र को गीतकार नहीं बल्कि कवि कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि वे सिनेमा जगत में रहते हुए भी, सिनेमा जगत के चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन की लिप्सा से, यानी धन की लालसा से काफ़ी दूर थे। जो बात उनकी असल ज़िंदगी में थी वही बात उनके गीतों में भी झलकती थी। उनके गीतों में सिर्फ दुख दर्द ही नहीं होता, बल्कि उन दुखों को, यानी कि उन दुखों से निपटने का, उनका सामना करने का भी इशारा होता था। और वो सारी क्रियाएं मौजूद होती थीं जिससे एक व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। वहीं लेखक बता रहे हैं कि कवि शैलेंद्र का मानना था कि व्यथा जो है वह आदमी को पराजित नहीं करता, बल्कि उसे जीवन में आगे बढ़ने का भी संदेश देता है। अगर मनुष्य किसी वजह से परेशान है तो उस परेशानी को मिटाने के लिए वह क्या करेगा? वह आगे बढ़ेगा, ना कि उसी से जूझता हुआ वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं, यहाँ जो हमारे कवि हैं शैलेंद्र, वह कहते थे कि इंसान जो है वह अपनी व्यथा से पराजित नहीं होता, बल्कि उससे वह आगे बढ़ने की सीख लेता है। और शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया।
यानी शैलेंद्र ने अपनी फिल्म के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने की सबसे अच्छी कला का उदाहरण दिया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का एक गीत जो था वह बहुत ही फेमस हुआ था। तो चलिए देखते हैं वह कौन सा गीत है। तो वह गीत है हमारा सजनवा वैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरा मन के साथ एकाकार हो गया है। अब यहाँ देखिए, जो फिल्म निर्मित की गई थी कवि शैलेंद्र के द्वारा, उसमें अभिनय किसने किया था? तो राज कपूर जी ने अभिनय किया था और इन्होंने हीरामन के रूप में अभिनय किया था। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अभिनय की दृष्टि से, यानी कि अभिनय को देखते हुए, दृष्टिकोण यानी कि अभिनय को देखते हुए, तीसरी कसम फिल्म राज कपूर द्वारा उनके जीवन में की गई सभी फिल्मों में से सबसे खूबसूरत फिल्म थी। हसीन फिल्म यानी कि सबसे खूबसूरत फिल्म थी। लोग राज कपूर को क्या मानते हैं? तो एक बहुत ही अच्छे समीक्षक यानी कि एक परीक्षण करने वाला व्यक्ति और एक अच्छी परख रखने वाला व्यक्ति। और राज कपूर ने जितनी गहराई से तीसरी कसम में रोल प्ले किया था, उतनी गहराई से उन्होंने जागते रहो मूवी में भी नहीं किया था। इसके बावजूद भी जागते रहो मूवी को बहुत ही सराहा गया था। लेकिन तीसरी कसम वह मूवी थी जिसमें राज कपूर हीरा मन के रोल के साथ एकाकार हो गए थे, यानी राज कपूर अपने व्यक्तित्व को भूल करके बन गए थे क्या? हीरा मन। हीरा मन एक गाड़ीवान। आगे हमारा है खालिस देहाती भुज गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरे चीज़ का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह हीरा मन की आत्मा में उतर गया था। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि तीसरी कसम मूवी में जो राज कपूर ने अभिनय किया था, उसमें उन्होंने खालिस देहाती भुज गाड़ीवान का अभिनय किया था, यानी एक शुद्ध गांव में रहने वाला गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की बात ही समझता था, दिमाग से वह कोई भी काम नहीं लेता था, उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही सब कुछ थी। वहीं तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के फिल्मी जीवन में अभिनय का वह पड़ाव था जब राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाना जाता था। इसीलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि राज कपूर का अपना व्यक्तित्व जो था वह एक कहावत बन गया है। किंवदंती शब्द का अर्थ होता है कहावत। तो यहाँ राज कपूर का अपना अस्तित्व क्या था, व्यक्तित्व क्या बन गया था? तो एक कहावत बन गया था। वहीं राज कपूर पूरी फिल्म में कहीं पर भी हीरा मन का अभिनय करते हुए नहीं दिखे, बल्कि वे खुद ही हीरा मन बन गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ आपसे हमारा एकमात्र प्रश्न है कि तीसरी कसम मूवी के जो मुख्य कलाकार हैं, राज कपूर अभिनेता हैं, उनका नाम क्या है इस मूवी के अंदर, और वहीदा रहमान जो इस मूवी की अभिनेत्री हैं, उनका क्या नाम है, उन्होंने किसका रोल प्ले किया है, यह आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है वह कहीं हीरा मन का अभिनय नहीं करता, अपितु
हीरा मन में ढल गया है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया। तो तीसरी कसम के जो मुख्य कलाकार थे राज कपूर जी, वह हीरामन के रूप में रोल प्ले कर रहे थे। पूरी फिल्म में राज कपूर कहीं भी हीरामन का अभिनय करते हुए नहीं दिखे, बल्कि वह खुद ही हीरामन में ढल गए थे, यानी पूरी तरह से वह हीरामन ही बन गए थे। वह हीरामन जो सच्चे हृदय वाला इंसान था और वह हीरामन जो हीराबाई के फेनू गिलासी बोली पर प्यार दिखाता है। रीझना यानी कि प्यार दिखाना। उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत यानी कि प्यारी सूरत पर अपना सब कुछ हारने को तैयार हो जाता। न्यौछावर यानी कि समर्पित कर देना। और हीराबाई के थोड़े से गुस्से पर वह अपने आप को दोषी ठहराता हुआ सच्चा हीरामन बन गया। तो कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेसा रेसा, उनकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई थी। तो तीसरी कसम की पटकथा यानी कि मुख्य कहानी जो है वह खुद लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। कहानी का छोटा से छोटा भाग यानी कि छोटा से छोटा भाग, छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, उतारा गया था। कहीं भी इसे छोड़ा नहीं गया था। तो यह थी हमारी तीसरी कसम की पूरी स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।